Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of G.N. Varman and our topic is partial fraction. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये 42nd लेक्चर है। अभी से पहले हम लोग पिछले वीडियो में तक में हम लोग 1676 से लेके 2021 तक के प्रॉब्लम का डिस्कशन करे हैं। ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के जो केस 1 होता है जिसमें डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर आता है वो पार्ट देखे थे। इस वीडियो में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का सेकेंड केस देखेंगे या सेकेंड टाइप देखेंगे जिसमें लीनियर फैक्टर का मल्टीपल के फॉर्म में हमारा फैक्टर आएगा और उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का और इसका अगर आप इंजीनियरिंग या हायर स्टडीज़ वगैरह में जाइएगा तो मैथमेटिक्स वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर स्पेसिफाई करना करें तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म या इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म खासकर और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और वैसे भी एक बहुत अच्छा टूल है। तो जब कभी भी हम लोग को फैक्टराइज करना हो फ्रैक्शन को तो उस केस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आज का प्रॉब्लम है। इसको अगर हम थोड़ा सा, ये दिखने से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लग रहा है लेकिन अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये dx। ये हमारा डिनोमिनेटर क्या है, लीनियर फैक्टर के पावर के फॉर्म में आ गया। तो अब हमको ये क्लियर दिख रहा है कि ये एक टाइप 2 में आ जाएगा हमारा, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे जहां डिनोमिनेटर जो हो लीनियर फैक्टर के फॉर्म में हो और लीनियर फैक्टर जो हो रिपीटेड हो। यहाँ पे जो हमारा x प्लस 1 है उसका स्क्वायर है, यानी कि ये मल्टीपल के फॉर्म में है। ठीक है, एक और चीज कमेंट करना चाहेंगे कि जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो पहले हम ये जरूर इंश्योर करेंगे कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर का जो ऑर्डर होगा वो डिनोमिनेटर का जो डिग्री होगा वो न्यूमरेटर के डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर में इस ऊपर का डिग्री 2 है और नीचे का 3 है तो ठीक है, तो ये प्रॉपर माना जाएगा। जिस समय बराबर या ऊपर का ज्यादा हो जाएगा तो पहले हम डिवाइड करके जो कांस्टेंट टर्म या जो एक्स जो हमारा फैक्टर आएगा उसको अलग कर लेंगे और उसके बाद रिमेनिंग टर्म पे फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ये कॉमन सेंस वाली बात है लेकिन हम फिर भी रिपीट कर दिए क्योंकि बहुत दिनों से हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक गैप आ गया था। तो ये चीज हम पीछे वाले वीडियो में ऑलरेडी बोल चुके होंगे, फिर से हम रिपीट कर दिए इस चीज को। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि जो हमारा फैक्टर है उसको लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिख के और उस लीनियर फैक्टर को हम तब तक लेके जाएंगे जब तक उसके मल्टीपल तक पहुंच न जाए। जैसे यहाँ पे 2 तक है तो हम पहले क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी हमारा मल्टीपल 2 ही है तो हम 2 तक जाएंगे। थ्योरेटिकली हम इसको इससे हायर पावर तक का भी अगर होता तो हम करते, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाता है कि मल्टीपल हम 3 तक ही डील करते हैं। 3 से ज़्यादा वाला केस को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं हैंडल करते हैं। उस केस के लिए हम लोग दूसरा हायर टूल है प्लस 2 लेवल पे, वो कभी नहीं आएगा तो इसीलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम यहाँ के लिए हमारा सफाई से हम लोग 3 पावर तक का डील करेंगे और वो हमारा जीएन वर्मन में उस तरह का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो इसको अगर रैशनलाइज करेंगे तो हम डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से x और इस दोनों टर्म का पूरे का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। अब x से डिवाइड करेंगे तो a के साथ हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 हट जाएगा तो x इंटू एक्स प्लस 1 बचा। यानी कि अगर हम इस ब्रैकेट को पहले हटा दें तो x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस स्क्वायर वाला टर्म जब हटेगा तो बचेगा x, यानी कि c के साथ x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं तो x से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और b को हम बाहर रखते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी एक्स और नीचे में डिनोमिनेटर क्या हो गया, x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस टर्म से इस टर्म को कैंसिल कर देते हैं तो हम अगर यहाँ पे लिखें तो क्या लिखा जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर के टर्म को एक जगह इकट्ठा करते हैं तो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, अब x वाले टर्म को इकट्ठा करते हैं तो प्लस ट्वाइस ए प्लस बी एक्स, यानी b प्लस सी और x। इसको देखिए यहां से 2ax होगा तो 2a और x को बाहर लिख दिए, यहां से bx होगा तो b इंटू एक्स हो जाएगा और यहां से cx होगा तो c यहां आ गया, प्लस अब हमारा कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा a इंटू 1 यानी कि प्लस a। तो सबसे पहले बिना मेहनत के हमको a निकल गया, a इज इक्वल टू 2। अब हम a प्लस बी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से इक्वेट करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस a और a क्या है 2 है तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। अब ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 3 है, तो इस चीज को अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारा यहां पे हम कर लेते हैं 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 3, ए बी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, a का वैल्यू 2 है तो 2 गुने 2 4 और b का वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 3, सी 3 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 3 और c इज इक्वल टू माइनस 6। इसका मतलब हमारा आ गया a का वैल्यू आ गया 2, b का वैल्यू आ गया माइनस 1 और c का वैल्यू आ गया माइनस 6। ये वैल्यू हम अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे इस चीज में, इसको हम अगर चाहें तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम जब सारा वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल जो प्रॉब्लम था वो एकदम सिंपल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। और यही ब्यूटी है पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन हमारे जो फ्रैक्शन जो इंटीग्रांट है उसको इतना सिंप्लीफाई कर देता है कि उसका कैलकुलेशन एकदम केक वॉक हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है। तो हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो हमारा जो फैक्टर है वो क्या है, वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो पहले टर्म में आ जाएगा ए एक्स डी एक्स, बीच में हमेशा प्लस लिखने का आदत डालना है, और ये b और नीचे में x प्लस 1 डी एक्स प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। चाहे तो हम a b c को बाहर भी रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे a 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस b 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx और प्लस c 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। हमको पता है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 1 और c इज इक्वल टू माइनस 6। एक बार चेक भी कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 1, c इज इक्वल टू माइनस 6। ये वैल्यू अगर हम डालें तो क्या आ जाएगा, a के जगह पे ट्वाइस और 1 अपॉन एक्स का क्या लिखेंगे ln मॉड x, और b का वैल्यू है माइनस 1 और इसका वैल्यू क्या लिखेंगे ln इंटू ln मॉड x प्लस 1 और प्लस c के जगह पे माइनस 6, यानी हम डायरेक्ट अगर इस ब्रैकेट को इतना नहीं लगाएं तो माइनस 6, और इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये कैसे, एकदम सिंपल है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट, और हमको पता है कि एक्स में कोई कांस्टेंट अगर ऐड होगा तो उससे उसके नेचर में चेंज नहीं आता है। तो जैसे अगर यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया तो ये सिंपली माइनस 1 एक्स प्लस 1 और प्लस सी हो जाएगा। यानी जिस तरह का x था, अगर x में प्लस 1 है तो प्लस 1 आ जाएगा, x में माइनस 1 अगर है तो माइनस 1 आ जाएगा। तो नेचर बिना चेंज हुए वही चीज रहेगा विथ दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट। अब यहाँ पे प्लस 1 है तो प्लस 1 आ गया, अगर माइनस 1 रहता तो माइनस 1, सिमिलरली जो रहता वो ऐसा आता। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। अब इस माइनस से इसको प्लस कर देंगे तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ln मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ln मॉड एक्स प्लस 1 और प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। इसको एक लाइन हम और लिखना चाहे तो ln मॉड एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में अंतर है, अदरवाइज ये बस नेचर वाइज जो है
प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर वाइज जो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, प्लस के जगह पे यहाँ माइनस आ गया है, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट चेंज हो गया है। तो हम इसको अगर लिखना चाहें और अगर बढ़ाना चाहें तो हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, x से डिवाइड करेंगे तो a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 अगर डिवाइड कर देंगे तो b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c अगर लेते हैं तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर से कटा तो बचा x, तो यहाँ x आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस b और एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस सी एक्स और x इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस टर्म को और इस टर्म को कैंसिल कर दिए तो क्या हमारे पास आ गया, इससे हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब लाइक पावर वाले को एक जगह रखते हैं, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, सी एक्स के जगह पे माइनस 2x है तो हो जाएगा माइनस 2ax माइनस बी एक्स और प्लस सी एक्स और प्लस a। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे तो सबसे पहले तो हमको a इज इक्वल टू 4 आ गया और a प्लस बी इज इक्वल टू 1, यानी b इज इक्वल टू 1 माइनस a इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 और c माइनस 2a माइनस b इज इक्वल टू 4 है। तो क्या हो जाएगा, c माइनस 2a के जगह पे 8 माइनस b के जगह पे माइनस 3 है और माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 4, यानी c इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा अलग घेरा दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो हमारा ए बी सी दोनों पता चल गया। ए क्या हमारा निकला 4, बी क्या निकला -3 और सी क्या निकला 9। ठीक है, तो ए बी सी हमको पता चल गया। अब इस चीज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम एकदम आराम से यहां लिखेंगे a और पहला टर्म है 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस बी और x माइनस 1 और c x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो b 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस c 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बस कांस्टेंट में अंतर है और x माइनस प्लस 1 के जगह यहाँ -1 है। हमको पता है a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 9। एक बार चेक कर लिया जाए, 4 - 3 9, 4 - 3 9। ठीक है, इस वैल्यू को हम डाल भी देते हैं तो 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा ln mod x, b के जगह पे -3 ln mod x -1 और c के जगह पे +9 और इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स और यहाँ पे x -1 है तो x -1 प्लस कांस्टेंट। अब इसको अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं ln mod x टू दी पावर 4 माइनस ln mod x -1 का क्यूब mod -9 अपॉन x -1 प्लस कांस्टेंट। इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं mod ऑफ x4 अपॉन x -1 का होल क्यूब -9 अपॉन x -1 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, मतलब सॉरी यहाँ नहीं, इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ भी ला सकते हैं, दोनों वन एंड द सेम है और ये हमारा फाइनल आंसर है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ, ये भी प्रॉपर है, पिछले वाले में भी नीचे का पावर 3 था और ऊपर का पावर 2 था। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स क्यूब और इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4। dx पहले से लिखा हुआ तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और नीचे में क्या आ गया
अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन, और यहाँ पे 4x कॉमन लेंगे तो x प्लस वन, और प्लस 4 लेंगे तो x प्लस वन। तो ओवरऑल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, नीचे में क्या आ गया, x प्लस वन सारे में कॉमन, उसके बाद क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स प्लस वन और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो हमारा जो फैक्टर जो इंटीग्रांड क्या है, एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या आ गया, एक्स प्लस वन, और यहाँ पे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। हम क्या बात करें हैं, हम डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और इस वाले आज वाले वीडियो में सारे केस में रिपीटेड लीनियर फैक्टर आएगा। तो यहाँ पे भी हमको एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं फैक्टर के फॉर्म में, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा जान के ऐसे लिखेंगे, इस एरिया को हमको खाली छोड़ना है, इसी कारण से इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x और प्लस 2, तो और c के साथ हो जाएगा x प्लस 1, और नीचे में हमारा क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इस टर्म से इस टर्म को कट करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एक जगह कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 4x, यहाँ 3x और यहाँ पे x, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 3b प्लस c इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या है 4a प्लस 2b प्लस c। अब दोनों को अगर इक्वेट करें तो हमको क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 4a प्लस 3b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x का यहाँ पे कोई टर्म नहीं है और कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो 4a प्लस 2, ये 1 नहीं है सॉरी, ये c है, और ये 2b प्लस c इज इक्वल टू, ये भी 0। इस दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 4a से 4a कट जाएगा, c से c कट जाएगा और यहाँ b बचेगा, b इज इक्वल टू हमको 0 मिल गया। अगर b 0 है तो ऊपर वाले इक्वेशन से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1। a और b हमको पता चल गया, पीछे वाले किसी इक्वेशन में हम डाल देते हैं, तो 4a के जगह पे 4 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका मतलब c इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो हमारा वैल्यू पता चल गया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -4। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं, इसको क्या करेंगे, a 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस b अगर 0 है तो ये टर्म पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम इसको 0 ही लिख लेते हैं, प्लस c, और c चाहे हम लिख लेते, एक स्टेप लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं b और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस c और 1 अपॉन एक्स माइनस, एक सेकेंड सॉरी ये थोड़ा अलग है, मेरा पहले वाला प्रॉब्लम दिमाग में याद रहा। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 है और ये है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है, एकदम यही है। हमको पता क्या चला, a इज इक्वल टू हमको पता है 1,
a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -4। तो b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -4। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे डालते हैं, तो a का वैल्यू 1 डाले, इसका मतलब 1/x + 1 dx, b का वैल्यू 0 डाले तो +0, और c का वैल्यू -4 इंटीग्रेशन 1/x + 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा ln mod x + 1 और -4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/x + 2 और प्लस सी। तो ये हो जाएगा ln mod x + 1 और माइनस माइनस प्लस 4/x + 2 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम हम तीनों में देख रहे हैं कि प्रॉब्लम का टाइप एक है। वैसे एक चीज डिफरेंस आ रहा है कि पहले दोनों केस में x था, अब x + 1 हो गया। और जीएन वर्मन इसलिए बेस्ट बुक माना जाता है इंटीग्रेशन सीखने के लिए या कैलकुलस के लिए, क्योंकि उसमें एक एक स्टेप आपको चढ़ना सिखाएगा, एक बार में जंप नहीं कराएगा। हमारा जो 1676 का प्रॉब्लम था उसका इंटीग्रेशन में क्या क्वेश्चन था, √x, सिंपली x⁴n का फॉर्मूला यूज करना था। और हम आगे जब देखें बहुत वैरायटी का प्रॉब्लम हमको मिला, और अभी इससे आगे और अच्छा प्रॉब्लम मिलेगा। पार्शियल फ्रैक्शन जब खत्म होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक स्पेशल प्रॉब्लम सब आएगा, और फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स वगैरह भी आएगा। तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम 2200 तक है, यानी कि हमारे पास करीब 200 प्रॉब्लम और बचा हुआ है, 200 से थोड़ा कम। ठीक है, चलते हैं अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे हम जब भी हम प्रॉब्लम इस तरह का डिस्कस करते हैं तो हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि जब भी हमारा प्रॉब्लम इंटीग्रांट हो, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने से पहले हम देखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसके डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो हाई उसका डिग्री ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री से बड़ा हो। यानी अगर ऊपर में अगर 3 हो तो नीचे 4 हो, लेकिन यहाँ पे दोनों में 3 है। तो जब भी ऐसा केस होगा तो पहले हम उसको डिवाइड करेंगे, या डिवाइड को ही दूसरे तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं कि -x² + x² + 1, हम ये प्लस माइनस ऐड कर दिए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और चूंकि ये कोई हमको दिव्य दृष्टि नहीं आया कि हम अचानक से इसको ऐसा सोचे, डिनोमिनेटर में वैसा टर्म दिखा और हम प्लस अगर ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और +1 यानी न्यूमरेटर जैसा है वैसा ही है, लेकिन हम उसको अलग तरीके से लिखे, और उससे वैसा करने से क्या हुआ कि हमको अलग से डिवाइड नहीं करना पड़ा। वैसे इतना दिमाग अगर आपको लगता है ये करना आपके लिए मुश्किल है, तो आप जो फैक्टर का जो डिवीजन जो बचपन क्लास में सीखे होंगे उस डिवीजन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो फैक्टर का डिवीजन सीखे थे, पॉलिनोमियल का डिवीजन सीखे थे, वो हम यूज कर सकते हैं और रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो हम पहले टर्म में डिवाइड कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 1 यानी dx, प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा x² + 1/x³ - x²। अब हम यहां पे इस चीज को बड़ा आसानी से चेंज कर देंगे। देखिए ये तो dx का सिंपली x हो जाएगा, प्लस यहां पे x² + 1 है, नीचे में अगर हम x² कॉमन ले लें तो x - 1 हो जाएगा। अब हमारा टर्म हम चाहें तो इसको फिर से डिवाइड कर देते हैं dx। तो अगर फिर से डिवाइड करेंगे तो x + x² डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, x² और x - 1 dx प्लस 1/x² x - 1 dx। इस x² से ये कट गया तो ये दूसरा टर्म क्या आ गया, पहला टर्म x, दूसरा टर्म ln mod x - 1 और प्लस इंटीग्रेशन 1/x² और x - 1 dx। ठीक है, अब हमको सिर्फ लास्ट टर्म का इंटीग्रेशन करना है, लास्ट टर्म को जो है सिंप्लीफाई करना है, और उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो x प्लस ln mod x - 1 और प्लस 1/x² x - 1 dx। ये करना जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और फिर उसको सॉल्व करने में हमको परेशानी बढ़ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम इसको सिंपल तरीके से लिखें, और हम सिंप्लीफाई बहुत हद तक कर लिए इसको। हम लिखेंगे a/x प्लस b/x² प्लस c/x - 1।
इसको लिखा जाए तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, और रेशनलाइज इसको एक्स से डिवाइड, इसका एलसीएम यही आ जाएगा, एक्स से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, इसको से इसको डिवाइड कर दिए और हमारे पास क्या आ गया, ए और एक्स वाला टर्म को एक जगह लाएंगे तो ए प्लस सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स वाला टर्म अगर देखा जाए तो माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स और कांस्टेंट टर्म जो है प्लस बी। तो इस दोनों को हम एक बार और लिख लेते हैं, ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब देखिए इक्वेट अगर करें, ये हमारे पास क्या है, वन है, अगर दोनों लेफ्ट और राइट को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे आसानी से b इज इक्वल टू वन आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म वन है, बाकी कोई टर्म तो है नहीं। उसके बाद क्या है, ए बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि b इज इक्वल टू ए इज इक्वल ए, और b हमारा क्या है, वन है, यानी कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वन। और c अगर निकालना हो तो a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए वन है प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी c इज इक्वल टू माइनस वन। तो हमको तीनों फैक्टर मिल गया, हमको क्या क्या मिल गया, a इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन और c इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, इसको हम चाहे तो यहीं पे आगे लेके जा सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो ln mod x माइनस वन प्लस a वाला टर्म ले लेते हैं, a इंटू वन अपॉन एक्स, a इंटू वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस b इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। इसको हम चाहें तो एक लाइन से घेर देते हैं ताकि ये मिक्सअप नहीं हो। ठीक है, तो क्या हो गया, x प्लस ln mod x माइनस वन, और पहले टर्म का क्या हो जाएगा, a का वैल्यू अगर वन आ गया तो प्लस वन और ln x हो जाएगा, mod x ले लेते हैं। दूसरा टर्म वन है तो यहाँ पे प्लस वन और वन अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स। और तीसरा टर्म c इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन ln mod x माइनस वन। ठीक है, इससे ये कैंसिल, हाँ गलती पकड़ा गया। हमारा गलती कहां पे हुआ था, ये देखिए, ये देखिए यहां पे जो है बी एक्स माइनस बी होगा, तो हम लोग क्या करें, प्लस बी एक्स और प्लस बी लिख दिए, ये क्या है माइनस बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। तो हमारा जो b डायरेक्टली वन आया था वो वन नहीं है, एक्चुअली ये क्या है, माइनस वन है। और b अगर माइनस वन है तो ये a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू माइनस वन, और a प्लस सी जीरो है तो a के जगह पे माइनस वन, तो c इज इक्वल टू प्लस वन। और यही हमारा गलती था, ये वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो a के जगह पे वन रखेंगे तो ये ln x, तो a माइनस वन है यानी कि माइनस ln x, और b के जगह पे माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पे बाहर में क्या हो जाएगा, माइनस वन, और यहाँ पे प्लस वन। यही गलती था, इसके कारण से हमारा आंसर गलती आ रहा था। अब इस दोनों को मैच कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, अब ln वाले सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो सबसे पहले x प्लस वन अपॉन एक्स, एक सेकेंड, x प्लस वन अपॉन एक्स, हम इस टर्म को लिए और इस टर्म को एक जगह किए। उसके बाद ln x माइनस वन, और ये दोनों एक जैसा है तो उसको एक जगह कर देंगे, प्लस टू ln mod x माइनस वन माइनस ln mod x प्लस सी, यही चीज है, एकदम यही चीज है। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा x इंटू वन अपॉन एक्स प्लस टू, और टू को हम अगर चाहें तो अंदर ले जा सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, ln mod x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस ln mod x प्लस सी, ये अगर लिखे तो हो जाएगा x प्लस ये ln mod x माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम होगा, इसको देखते हैं। इसमें हमारा लीनियर फैक्टर जो है वो दो से ज़्यादा टर्म का है,
तो इसके लिए अलग एक टाइप भी है जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका से जो हम लोग सीखते आए हैं वैसे ही करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा और उस कैलकुलेशन को थोड़ा कम करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज कर लेंगे, सॉरी बाइनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 का पावर 4। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2 का होल क्यूब प्लस d माइनस एक्स माइनस 2 का होल 4। ठीक है, अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा x माइनस 2 का पावर 4, a के साथ क्या आएगा x माइनस 2 का क्यूब प्लस b के साथ क्या आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c के साथ आएगा x माइनस 2 प्लस d के साथ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एकदम सही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देते हैं, इसको इससे कट कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 5। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है a क्यूब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 2 माइनस 2 a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा माइनस बी क्यूब यानी कि माइनस 8 और माइनस 3a² भी, तो 3a² यानी माइनस 3a² यानी 3x² अभी 3 2 जा 6 तो माइनस 6x² और प्लस 3ab² तो 3x और b² 4 3 जा 12 यानी कि 12x प्लस b इंटू x² माइनस 4x प्लस 2 और फिर क्या हो जाएगा c इंटू cx प्लस 2 सॉरी माइनस 2 प्लस डी। अब हम क्या करते हैं, सारे कॉन्स्ट, अब हमको सारा टर्म विजिबल हो गया तो सारे टर्म को हम एक तरफ ले आते हैं। ए एक्स क्यूब का टर्म हमारे पास और कहीं नहीं है तो सिंपली हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस माइनस जो भी आएगा वो उसको अंदर कर लेंगे, तो यहां पे x² है यानी कि माइनस 6a और यहां पे x² है तो इसको हम प्लस b और बाहर में x²। इसके बाद x वाला टर्म यहां पे है 12x तो प्लस 12a, यहां पे है माइनस 4 यानी कि माइनस 4b और यहां पे है c तो यहां पे लिखेंगे प्लस c इंटू एक्स और कांस्टेंट टर्म क्या होगा माइनस 8 यानी माइनस 8a, ये 2 है तो प्लस 2b और यहां पे माइनस c है माइनस 2c और प्लस d इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 5। अब हम जब इसको इक्वेट करेंगे सारे टर्म को तो हमको धीरे धीरे अपने आप टर्म सारा मिल जाए। a इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट आ गया क्योंकि यहाँ x क्यूब है और यहाँ ax क्यूब है। अब b अगर देखें तो माइनस 6a यानी 6 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 6 है यानी कि b इज इक्वल टू 0 हो गया। इसी तरीके से अगर हम इस टर्म में दोनों वैल्यू को डाल दें तो 12 और b के जगह पे माइनस 0 प्लस c इज इक्वल टू 11 यानी c इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट माइनस 8 प्लस 0, c का वैल्यू माइनस 2 है तो प्लस 2 प्लस d इज इक्वल टू माइनस 5। इसमें से इसको अगर घटाए तो क्या हो जाएगा माइनस 6 प्लस d इज इक्वल टू माइनस 5 तो d क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास a b c d तीनों आ गया। क्या क्या आया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 1 और d इज इक्वल टू
+1। अब इस वैल्यू को हम जब यहाँ रखेंगे तो हमारा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a को बाहर a इंटू एक्स माइनस 2 dx प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब प्लस d इंटू 1/x माइनस 2 का पावर 4 dx। अब ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है, x टू दी पावर n का होता है x टू दी पावर n प्लस 1/n+1। ठीक है, हम लोग बस इसी को यूज़ करेंगे। तो ये पहला टर्म तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। a का वैल्यू हमारे पास क्या है, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 0। तो a का वैल्यू 1 यानी कि सिंपली x माइनस 2 dx, b 0, c का वैल्यू -1 -1/x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 1, ये -1 है तो -1 भी लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं है, 1 से जो फैक्टर आएगा वो सेम आ जाएगा। और ये x माइनस 2 का पावर 4 dx। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा ln mod x माइनस 2। यहाँ पहले से एक माइनस है, और इस टर्म से क्या आ जाएगा, x माइनस 2 का पावर -3+1, और नीचे में -3+1, और प्लस बाहर में रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 का पावर -4+1, और नीचे -4+1। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट, तो इसको अगर हटा दे तो हो जाएगा ln x माइनस 2, और माइनस ये नीचे इसका पावर -3 से -2 यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और -2 आ जाएगा यहाँ, और -2 और -2 और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस नीचे में क्या आ जाएगा -3, और इसका पावर -3 तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का पावर 3, ऊपर में 1 प्लस c। इसको एक स्टेप और लिखेंगे, ln mod x माइनस 2 प्लस 1/2x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस को ऊपर ले लेते हैं, 1/3x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 6। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम था, बट इसका एक हम दूसरा तरीका भी देखेंगे, और उसमें खासकर यहाँ चूंकि रिपीटेड लीनियर फैक्टर था लेकिन कोई दूसरा टर्म नहीं था, वहाँ पे जब अगर कोई दूसरा टर्म होता तो हम वैसे केस में हम एक अलग टाइप के प्रॉब्लम अप्रोच को देखेंगे, और वो अप्रोच बहुत ही हैंडी है, क्योंकि इस केस में तो हमारा ये लीनियर फैक्टर सीधा था, और उसमें अगर कोई टर्म मल्टीप्लाइड होता तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। उस केस में हम जो अप्रोच बताएंगे वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगले वीडियो में वैसा प्रॉब्लम आ सकता है, और उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे सोशल मीडिया हैंडल को आप फॉलो कर सकते हैं, और बने रहिए इसी तरह की वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम लोग रिमेनिंग प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे।